ओके। इस वीडियो में मैं ये उनके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या जो डिस्टर्ब करते हार्डी-विनबर्ग लॉ को नहीं वो अप्लाई हो पाएगा, जिसके कारण उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसके लॉ को समझाया था, मेनली फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये समझ में आ गया है पूरा। अच्छा, ये 0.7 है, मान लीजिए यही कैलकुलेट करके आएगा, ये 0.3। ये इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट जनरेशन में भी ये इतना ही होगा। अगर 1000 पीपल ले, 2000 पीपल ले, फिर भी यही होगा हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन के अनुसार। देखिए, हार्डी-विनबर्ग का जो लॉ है, जैसा वो पॉपुलेशन के बारे में बोल रहे हैं वैसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है जहाँ पर माइग्रेशन ना हो, इवोल्यूशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इस लॉ को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन ये है कि हम उस एरिया में उस समय में जीनोटाइप क्या रेशियो है वो निकाल सके, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और मतलब जनरेशन टू जनरेशन उसमें क्या बदलाव हो रहा है, इवोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैलकुलेशन से। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है या फिर इसका बोलिए सिग्निफिकेंस है। ओके, अब हार्डी-विनबर्ग लॉ को डिस्टर्ब करने वाले इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, या फिर लिमिटेशन फैक्टर जो बोलिए, राइट करते हैं। एग्ज़ाम में ये फैक्टर्स राइट करके आ सकता है, या लिमिटेशन लिखे हार्डी-विनबर्ग लॉ का। ठीक है, या फिर डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, शायद ये ग्रेजुएशन में है कि पीजी में। आप लोग जिसका भी होगा सिलेबस, वहाँ तो पूरा ही राइट करना पड़ता है आप लोग को। ग्रेजुएशन के सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, वहाँ थ्योरी लिखना आता है। और 12th में भी, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका न्यूमेरिकल सब आते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में आए फैक्टर्स लिखिए जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग को, या उसके क्या लिमिटेशंस है, या फिर ऐसे कहाँ वो अप्लाई नहीं हो सकता है। सबसे पहला जो होगा, मतलब 1 बाय 1 हम लोग अपने से सोचिए तो वो ज़्यादा इजी होगा उसके फैक्टर समझने में। जैसे पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं अगेन। ठीक है, इसमें जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो कैसे चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। 100 पीपल में कैपिटल टी है आपका 60, कैपिटल टी स्मॉल टी है 20, एंड स्मॉल टी है 20। ठीक है, तो ये जो रेशियो है या ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये चेंज कब होगा। अगर सडनली मतलब अगर इतना जो इंडिविजुअल है, मान लीजिए हाफ या फिर ज़्यादातर इंडिविजुअल अगर माइग्रेट कर गए यहाँ से, इस पॉपुलेशन से, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए अधिकांश जो माइग्रेट किए हैं वो कैपिटल टी इंडिविजुअल माइग्रेट कर गया। ठीक है, अगर कैपिटल टी इंडिविजुअल ज़्यादातर माइग्रेट कर गया है, तो फिर ये रेशियो जो है इनका या फ्रीक्वेंसी इस जनरेशन में काफ़ी कम हो जाएगा, इस पॉपुलेशन में काफ़ी कम हो जाएगा। अब इस पॉपुलेशन में इनका कैपिटल टी जो है वो बच गया है आपका, मान लीजिए 5 रह गया है, 5 इंडिविजुअल रह गया है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई।
इस पॉपुलेशन में क्या अगर माइग्रेशन हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। काफ़ी कम लोग जो है वो कैपिटल टी के रह गए, लॉन्ग हाइट के रह गए, ठीक है। फिर जब जनरेशन टू जनरेशन जाएंगे तो इनकी संख्या जो है इतनी ही रह जाएगी, ठीक है। और अगर माइग्रेशन हो तो और कम हो जाएगा। तो कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करता है? माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन हो गया, ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सेकंड, नॉन रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग अगर ना हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मेटिंग जो है वो चॉइस के अनुसार ना हो। जैसे कोई किसी के साथ भी मतलब ऑफस्प्रिंग हो रहा है किसी जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है शादी में या फिर मतलब क्या होता है, चॉइस होता है कि नहीं मैं इस तरह का हाइट का, इस ऐसे आई कलर, ऐसे हेयर कलर या हेयर टेक्सचर जो है इस तरह के लोग से शादी करेंगे या करूँगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये तो सिलेक्शन हो रहा है ना, ये चॉइस है, ये चॉइस पे डिपेंड है। तो जो पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसीज है वो तो चेंज होते रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हाइट ही ले रहे हैं, ठीक है, तो रैंडम मेटिंग में, नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होगा, अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट करेंगे मान लीजिए लॉन्ग हाइट के लोग से ही, मतलब इधर बॉयज़ या गर्ल्स अगर वो बोलते कि मैंने लॉन्ग हाइट के लोग से ही शादी करूँगी, तो क्या होगा कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, शॉर्ट हाइट का जो ये ड्वार्फ लोग हैं उनका संख्या कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई मेटिंग नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर चॉइस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, रैंडम मेटिंग नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। देखिए फैक्टर लिमिटेशन या जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबका यही मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है इन सारे फैक्टर्स के कारण तो वहाँ पर हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये माइग्रेशन में चेंज हो जा रहा है, रैंडम मेटिंग अगर नहीं होगा, अगर यहाँ पर चॉइस है, अगर यहाँ पर चॉइस दिया जा रहा है या फिर सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो रैंडम सिलेक्शन किया जा रहा है तो हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, समझ गया। थर्ड आ रहे हैं, माइग्रेशन हो गया, रैंडम मेटिंग हो गया, ओके, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, देखिए नेचर जो है ना कभी कभी सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल्स में से कि कौन फिट है सरवाइव करने के लिए। कहने का मतलब है ऐसा उसका, या बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर उसका स्किन कलर हो, या फिर उसका बोन का स्ट्रक्चर हो, या स्किन का कोई ऐसा एक्सटर्नल पार्ट हो जो उसको सरवाइव करने में हेल्पफुल है। तो वही ऑर्गेनिज़म लिविंग में रहेगा, मतलब लिविंग कंडीशन में रहेगा, और बाकी जो उसके ही वही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल है वो डाई कर जाएंगे, वो नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक जा पाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्ज़ाम्पल ले ले रहे हैं। देखिए जैसे एक पॉपुलेशन है इंसेक्ट का, इंसेक्ट या फिर मान लीजिए बटरफ्लाई का हम ले लिए पॉपुलेशन, बटरफ्लाई का हम यहाँ पर पॉपुलेशन ले लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि बटरफ्लाई में कुछ जो है वो ग्रीन कलर के हैं और कुछ जो है वो रेड कलर के हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बटरफ्लाई जो है वो ग्रीन कलर का है,
कुछ जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। अब होता ये है कि इस एरिया में जो बटरफ्लाई का कलर ग्रीन कलर का है वो आसानी से इसमें हाइड हो पा रहा है, ठीक है, कैमोफ्लेज हो पा रहा है। तो प्रीडेटर जो है प्रीडेटर इसे नहीं देख पा रहे ग्रीन कलर के बटरफ्लाई को, वो रेड वाला उसे विजिबल है तो वो रेड को ही ईट कर ले रहा है, पिकअप कर रहा है, ईट कर ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना कि ग्रीन कलर जो है इस बटरफ्लाई का इसे कैमोफ्लेज करने में हेल्प कर रहा है, हाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो यही ये जो ग्रीन कलर का बटरफ्लाई है इनकी संख्या जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज़ होते जाएगी और रेड क्या होगा, ख़त्म होते जाएगा क्योंकि वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहा। नेचर ने वही डिसाइड किया जो कि सरवाइव होने के लिए फ़िट है, ठीक है, इस कंडीशन में सरवाइव होने के लिए फ़िट है। तो इसी का जनरेशन इंक्रीज़ किया और इसका डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। समझ में आया? और भी एग्जांपल इसके हैं, अभी केवल एक एग्जांपल से समझिए कि एक कैमोफ्लेज एक कंडीशन हम लिए जिसमें बटरफ्लाई के कलर के अनुसार ग्रीन जो है वो हाइड कर पा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है इसी टाइप के इंडिविजुअल का इंक्रीज़ होने का और ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो जहाँ नेचुरल सिलेक्शन होगा यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी क्या रह गई, रेड जो है पूरा ही ख़त्म हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी ही ख़त्म हो गई, ठीक है, इसकी संख्या ही ख़त्म हो गई और ग्रीन कलर वाले बटरफ्लाई की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर हार्डी-विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, ये समझ में आया, ठीक है, माइग्रेशन, रैंडम मैटिंग, नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं म्यूटेशन, ठीक है, 4th नंबर म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होता है ना जैसे जीन या एलील जो भी कहिए बॉडी पे, उसमें या तो रेडिएशन की वजह से या फिर ऐसा कोई फूड इंटेक है या शरीर का कुछ हार्मोनल चेंज से या अल्ट्रा वायलेट रेड से उसके जीन के कोड चेंज हो गए हैं, ठीक है। जीन आप लोग देखिए ये डीएनए है, ठीक है, इसका ही फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका जीन कहलाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कोड होते हैं, ठीक है, जैसा कोड होता है वैसा शरीर में प्रोटीन बनता है और वैसे ही हमारे शरीर में उस टाइप का ट्रेट विजिबल होता है, ठीक है, कैरेक्टर। अगर आई कलर का है ये जीन तो अगर ये जीन के जो कोड है ब्लू आई को इंडिकेट करे तो ब्लू जो प्रोटीन बना रहे वो ब्लू आई हमारे में विजिबल होगा। तो म्यूटेशन में क्या हुआ कि म्यूटेशन कैसे होता है, अल्ट्रा वायलेट रेड से होगा या फिर और भी कोई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनके रेडिएशन से होगा या फिर ऐसा कुछ बॉडी का ही ये चेंजेस होता है, सेल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो यहाँ पर कोड चेंज हो गए, कोड चेंज हुआ। अब ये जो जीन है ये ब्लू आई के लिए प्रोटीन नहीं बना रहा, अब ये ब्लैक लगभग ये अपना फंक्शन बंद कर दिया और मतलब ब्लैक कलर ही वो ब्लैक कलर जो है उसके लिए यहाँ पर ये प्रोटीन बनाने लगा, ठीक है। तो अब वो इंसान जिसमें ब्लू आई बनना था वो ब्लू आई ना बन के ब्लैक आई बन गया, ठीक है, उसका आई का कलर ब्लैक आई हो गया। तो अगेन यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अगर म्यूटेशन होता है जीन में तो आई का अगर कलर चेंज हो गया, पहले ब्लू आई का संख्या अधिक था पॉपुलेशन में, म्यूटेशन 1-2 इंडिविजुअल में इस तरह से हुआ कि आई कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो ब्लू की संख्या कम हो गई। समझ में आया? म्यूटेशन जब भी होगा जीन फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट करेगी, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे जब एक एक सिंगल जब पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन वगैरह तब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हार्डी-विनबर्ग पढ़ रहे तो बस पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए कि म्यूटेशन होगा तो अगेन चेंज होगा, ठीक है।
माइग्रेशन हो गया, रैंडम मैटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन। म्यूटेशन में देखिए जीन चेंज हो जाता है, तो जब जीन ही चेंज हो गया, उसके सीक्वेंस ही चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। ओके, अब जीन फ्लो, एक वर्ड आता है जीन फ्लो। दूसरा पेज तो इसमें कर ले, 5th नंबर है जीन फ्लो। अब ये जीन फ्लो क्या है? देखिए, अगर एक पॉपुलेशन से जीन जो है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन यहाँ है और एक पॉपुलेशन ये हो, अगर जीन माइग्रेट कर जा रहा है, जीन एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन फ्लो। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन ना कह के आप जीन पूल भी राइट कर सकते हैं। जीन पूल, जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन, ठीक है, यह एलील, नंबर ऑफ जीन। इस पॉपुलेशन में जितने जीन हैं, ठीक है, उनका वो टोटल संख्या, अगर ये इस जीन पूल से इस जीन पूल में माइग्रेट कर जा रहा है, चला जा रहा है, ठीक है, जीन, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन फ्लो। और अगेन यहाँ पर इन दोनों में चेंजेस आ जाएगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाएगा। मान लीजिए ये आई कलर को ही लेके है, मान लीजिए यहाँ पर 40 जो है वो ब्लैक आई कलर है, ठीक है, और 60 जो है आपका ब्लू आई कलर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से 40 में से मान लीजिए 30 इंडिविजुअल या 30 जो है पीपल यहाँ पर इस जीन पूल में चले गए, ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस पॉपुलेशन में घट जाएगी। और यहाँ पर यहाँ जो भी लोग होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी 30 पीपल आने के कारण बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जीन फ्लो क्या होगा? यहाँ दो पॉपुलेशन की हम बात करेंगे। जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन, ठीक है। तो इस जीन पूल में से कुछ जो है इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर जीन की संख्या कम हो जाएगी, पर्टिकुलर जीन की संख्या कम हो जाएगी और यहाँ पर बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दोनों का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, जीन का या फिर एलील का, समझ में आया, या फिर जीनोटाइप का। अब आप बोलोगे कि जीन का बात कर रहे हैं, फिर कभी इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, तो जीन का पैर है वो यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा? नहीं, इंसान की ही ना बात करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वही ना लेके जाएगा। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में मतलब जाने का काम कौन करेगा? इंडिविजुअल ही करेगा या फिर ऑर्गेनिज्म करेगा? और ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो ये होता है, जीन होता है, समझ में आया? बात वही है, बस उसको घुमा के बताया जा रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल ही माइग्रेट कर रहा है या ऑर्गेनिज्म ही माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जीन है, तो जीन का हम क्या बोलेंगे? फ्लो हो रहा है। यहाँ पर घट गया, यहाँ माइनस मतलब घट गया, और यहाँ पर संख्या इसका बढ़ गया, समझ में आया? इजी वे में यही होगा, जीन फ्लो हो गया। अब इसके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दे दिया गया है, जिसके कारण इसको समझना मुश्किल हो जाता है। जीन पूल, फिर से जीन फ्लो, वही है बात कि यहाँ से ऑर्गेनिज्म उठ के दूसरे पॉपुलेशन में गया और दोनों में इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है, अफेक्ट कर दिया दोनों पॉपुलेशन को। और इस पॉपुलेशन आया ही नहीं, यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। और एक बात, जब इसको पढ़ेंगे तो और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि यहाँ पर ये आया ही नहीं माइग्रेट करके, यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ मेटिंग भी हो रहा है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है।
मेटिंग या फिर यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी हुआ। ठीक है, समझ में आया। 5th नंबर है आपका जीन पूल हो गया। 5th है जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अब ये क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और ये बाय चांस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड स्पेशल है, बाय चांस कहीं भी लिखा होगा, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज बाय चांस। ठीक है, बाय चांस यहाँ चेंज होता है। अब ये 2 तरह का है, मतलब इसमें 2 आप टाइप पढ़ोगे। एक है आपका बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, और एक है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, पहले फाउंडर इफेक्ट समझ ले रहे हैं, इजी है समझना। फाउंडर इफेक्ट का कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन में, ठीक है, एक पॉपुलेशन में कुछ, यहाँ इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इजी होगा, या बिटल्स का। बिटल्स जो है वो, कुछ बिटल्स जो है ब्लू कलर के हैं, ठीक है, और कुछ जो बिटल है वो ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन वाले की संख्या कम है, ग्रीन वाले की संख्या कम है, ठीक है। अब होता ये है कि इस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन से उठकर कुछ जो है, मान लीजिए इतने इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट कर, मतलब वो अपना जगह बदल लिए, या फिर कुछ दूर में कुछ ऐसा आइलैंड वगैरह है वहाँ तक पहुँच गए, और इस आइलैंड में जाके वो रिप्रोड्यूस हुए, मेटिंग किए, और यहाँ पर उनका जो पॉपुलेशन है वहाँ यहाँ ग्रो कर गया। देखिए, हुआ ये था कि इस पॉपुलेशन से कुछ जो है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वो निकल के दूर में कहीं एक आइलैंड है या फिर दूर का कोई एरिया है जहाँ पर वो गए, बाय चांस गए, और वहाँ पर वो ग्रो कर गए, अपनी संख्या बढ़ाएं। ठीक है, अब होता ये है कि जितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल गए होंगे उनमें जैसा संख्या होगा जीन का, ठीक है, ये जीनोटाइप का, वो ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पर 2 ग्रीन वाले थे और 1 ब्लू था, तो यहाँ पर ब्लू की संख्या कम है बिटल की, और ग्रीन की संख्या अधिक हो गई। इसका जो पहला पॉपुलेशन था वहाँ पर ब्लू की संख्या अधिक थी, ग्रीन की कम थी, तो यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, फाउंडर यहाँ किस लिए नाम है, क्योंकि ये यहाँ के पॉपुलेशन के फाउंडर हो गए। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल जो गए यहाँ से, न्यू पॉपुलेशन के ये फाउंडर है। समझ में आया? इसलिए इसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, ये सेकंड पॉपुलेशन है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो ये क्या हुआ, बाई चांस होगा, किसी कारणवश वो आइलैंड पे चले गए, या तो वो नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो या उस वजह से। ठीक है, अब बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्या है? बॉटल नेक इफ़ेक्ट में भी जीन फ्रीक्वेंसी होता है, वो सडन चेंज हो जाता है। सडन मतलब एक बैग से, या फिर मतलब क्या बोलें, काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है, सडन चेंज।
इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है आपका, ठीक है, इसमें इसमें कुछ लोग जो है वो कुछ जो बीटल है वो जो है पर्पल है, ठीक है, और कुछ जो है वो पिंक है, ठीक है। समझ में आया? देखिए, पर्पल की संख्या अधिक है, पिंक की संख्या कम है बीटल में, ठीक है। अब होता ये है कि बाय चांस किसी एनिमल का पैर जो है इनके पॉपुलेशन के ऊपर वो आ गया, ठीक है, बाय चांस इनके पॉपुलेशन के ऊपर ये फुट है किसी एनिमल का, वो आ गया, होगा क्या कि ज़्यादातर जो है पर्पल जो बिटल है वो ख़त्म हो गए और यहाँ पर पिंक जो बिटल वो कम डिस्ट्रॉय, मतलब कम उनका वो ख़त्म हुए, ज़्यादातर जो है वो पर्पल ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो अब क्या है, जैसे यहाँ पर 4 पिंक है और 4 पर्पल है, तो अब जो जीनोटाइपिक रेशियो है लगभग इनका एक जैसा होगा, ठीक है, अगले जनरेशन में एक जैसा होगा, ये बराबर इक्वल हो गए। पहले क्या था, अनइक्वल थे, ठीक है, तो अगेन ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज हो गई। पहले पर्पल अधिक था, अब क्या है, पिंक और पर्पल इक्वल है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो गई। समझ में आया? यहाँ पर और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बाढ़ नेचुरल डिज़ास्टर ही कोई है, बाढ़ आ गया या फिर कोई ऐसा ही बीमारी जो किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल्स में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो जैसे सिकल सेल एनीमिया है और मलेरिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल में नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं? या मान लीजिए ऐसा पॉपुलेशन जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल है और कुछ नॉर्मल है, तो उस पॉपुलेशन में नॉर्मल इंडिविजुअल अफेक्ट होंगे, सिकल सेल एनीमिया वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाएगा और नॉर्मल वाले के कम हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, उस समय अचानक से जब इफ़ेक्ट आता है उनके फ्रीक्वेंसी में, वही है बॉटल नेक इफ़ेक्ट। बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बॉटल का जो ये माउथ होता है यहाँ पर, वो काफ़ी नैरो होता है, इसी वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि सडनली जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, और इसमें जो ड्रॉप आउट होंगे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी चेंज रहती है, ठीक है। यही है इसका कहने का मतलब। समझ में आया वन बाय वन सब? देखिए, फैक्टर्स, लिमिटेशन, लेकिन एक चीज़ एग्ज़ाम में ध्यान रखिए, हार्डी-विनबर्ग लॉ इन सब में नहीं, मतलब इन सब पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सारे रहेंगे तो हार्डी-विनबर्ग लॉ नहीं होगा, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग लॉ में फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होनी चाहिए, और ये सब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है। रैंडम मेटिंग अगर नहीं हो तो नो रैंडम मैटिंग, यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं नो, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को, नो, ठीक है। अगर नहीं हो, चॉइस या सिलेक्शन हो, तो भी ये अफेक्ट करता है हार्डी-विनबर्ग लॉ को, ठीक है। इतना समझ में है? माइग्रेशन, रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा, वो आपके नीट का, गेट का और नेट का, CSR नेट का भी क्वेश्चन उसमें होगा, ओके।
लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।